तो इसलिए आधे टाइम तो एम्प्लॉयर अपने बॉन्ड वायलेशन के खिलाफ जाते ही नहीं है अपने एम्प्लॉय के, सिर्फ लीगल नोटिस भेज के बैठ जाते हैं, राइट? सिर्फ एम्प्लॉय को डराने के लिए। तो अब एम्प्लॉयर थोड़े से और स्मार्ट हो गए। अब उन्होंने क्या बोला कि यार ये इस तरह से सिविल केसेस में जाएंगे तो पता नहीं 5-10 साल लग जाएंगे, क्यों ना हम एक काम करते हैं कि इस तरह के बॉन्ड के केसेस को हम थोड़ा क्रिमिनल एंगल देते हैं। देखिए इलीगल कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप वॉलंटरली दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रेजम्पशन को ध्यान रखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ब्लैंक चेक देना कितना खतरनाक हो सकता है। तो एक चेक देने से आप फ्यूचर की सारी अपनी कैरियर प्रोस्पेक्टस को खराब कर पाएंगे। जैसे शोले में था ना, जब वो ठाकुर कहता था कि ये हाथ मुझे दे दो, तो लिटरली एज ए एम्प्लॉय आप उनको हाथ काट के दे रहे हो अपने। पिछले महीने हमारे पास मेल आया 22 साल के क्षितिज का, जो ग्रेजुएट होने के बाद पिछले 2 सालों से एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। लेकिन उसका सपना था बाहर यूनिवर्सिटी से एमबीए करना, और फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद वो सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन वो वहां पढ़ नहीं पाया, उल्टा उसके ऊपर हो गया एक क्रिमिनल केस और एफआईआर। पता है क्यों? क्योंकि उसने साइन किया था एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। 3 साल तक वो कंपनी नहीं छोड़ सकता था, और अगर छोड़ा तो कंपनी को उसे देने होंगे 5 लाख रुपए। जब उसने रिजाइन किया और कंपनी ने उसे लीगल नोटिस भेजा तो ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी राशि नहीं दे पाया, जिसके चलते उसने जो कंपनी में एज अ सिक्योरिटी अपना ब्लैंक साइंड चेक दे रखा था, वो कंपनी ने फिल करके बैंक में लगा दिया। और वो जब बाउंस हुआ तो क्षितिज पर एनआईए एक्ट के तहत ना सिर्फ क्रिमिनल केस फाइल किया, बल्कि एक एफआईआर भी लॉन्च कर दी। यानी जिस समय ही वॉज सपोज टू अटेंड क्लासेस फॉर हिज एमबीए, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। और ये सिचुएशन केवल क्षितिज की नहीं है। इस देश में लाखों एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सर्ड अमाउंट के एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन कर रखे हैं, अपने ब्लैंक चेक एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी में दे रखे हैं, या अपने ओरिजिनल डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट कंपनी में जमा करा रखे हैं। और हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी हो आने वाले समय में। हमारे पास क्षितिज के ही नहीं, ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज के मेल आते हैं। उनमें से कईयों से मैंने पर्सनली बात की है, और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि किस तरह इस इश्यू को सॉल्व किया जाए। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, उनकी मदद के लिए एलएलए ने एक सेपरेट लीगल डिवीजन बनाया, जो हमारा नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है। और पिछले 2 महीनों में हम 50 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज की मदद कर चुके हैं जिनके पास लीगल नोटिस या एम्प्लॉयर से धमकियां आ रही है। लेकिन मुझे ये लगने लगा कि ये काफी नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि चोट लग गई और आप उस पर अब मलहम लगा रहे हो। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को जागरूक किया जाए तो वो लाखों एम्प्लॉयज ऐसी सिचुएशन में फंसने से ही बच सकते हैं, यानी चोट लगने से ही बचाया जा सकता है उन्हें। तो जागरूक जनता, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स लीगल हैं, क्या आपका एम्प्लॉयर जॉब देने के अगेंस्ट आपसे ब्लैंक साइन चेक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस चुके हो तो आपको क्या करना है। और इस कोशिश में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे 2 दोस्त, 2 एडवोकेट्स, जो निस्वार्थ भाव से आपको वो सारी नॉलेज आज देने वाले हैं जिस नॉलेज का कंपनीज उन्हें लाखों रुपए पे करती है। हाय, माय नेम इज श्वेता। मैं यहाँ पे लेबर लॉ एडवाइजर की लीगल टीम की हेड हूँ, एंड बाय प्रोफेशन मैं एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉयर हूँ। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज, क्रिमिनल लॉयर, राजस्थान हाई कोर्ट और फाउंडर ऑफ लीगल शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। लेकिन ये आप लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये जंग भी बड़ी है, तो तैयारी भी पूरी करनी होगी। दोस्तों, मैं हूं आपका जागरूक आरजे ऋषभ। वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। तो नमन, श्वेता, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर ये इतना बड़ा इश्यू है बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स पे एब्सर्ड अमाउंट का, या फिर ये जो ब्लैंक चेक एम्प्लॉयर लेके उसे बाद में इनकैश करने की कोशिश करते हैं, व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट? देयर आर डिफरेंट एंगल्स टू दिस। तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय की साइड से बात करें, जब जॉब मार्केट ख़राब होती है या फिर एक डेस्परेट सिचुएशन में उनको ज्वाइन करना होता है और ऐसा कंडीशन रखा जाता है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं उसके बारे में, या उन्हें क्लियर नहीं होता है कि क्या टर्म्स उनको ऑफर हो रही है। एंड नमन, लीगल साइड से कोई इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है? एम्प्लॉई को ये बात अच्छे से पता होती है कि जब वो जॉब करने जा रहा है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो डोमिनेंट पोजीशन पे है। अगर हम भारत के कानून की बात करें तो यहाँ पे भी एक वो इन्फ्लुएंस यूज होता है एम्प्लॉयर के लिए कि वो एम्प्लॉय को यूज कर रहा है। इसलिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बात करें तो वहाँ ये बात स्पेसिफिकली लिखी गई है कि कहीं अंडू इन्फ्लुएंस है तो माना जाएगा कि उसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो प्रेजम्पशन भी लॉ के फेवर में है। इसलिए जब एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस होता है उससे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो भी उससे, चाहे वो ब्लैंक चेक मांग रहे हो या आप उससे उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रहे हो, आप उसको दोगे। और जहां तक बात है कि लीगल फर्टिलिटी पे इसकी बात क्यों नहीं होती है, उसके दो कारण मुझे लगते हैं। पहला, वेरी फ्रैंकली आजकल लिटिगेशन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि एक एम्प्लॉय के लिए किसी भी लॉयर को एंगेज करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। आपकी सैलरी एक तो लिमिटेड होती है, उसके बाद उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक तो आपको सैलरी आना रुक गई है, उसके बाद आप लॉयर के पास आ रहे हो, वो अपने नोटिस की फीस ले रहा है, फिर ये कहता है कि कुछ पता नहीं है कि आप केस जीतोगे नहीं जीतोगे, फिर आप कोर्ट में जाओगे, वहां कोर्ट फीस दोगे, लिटिगेशन कॉस्ट बियर करोगे, वकील की फीस दोगे। सो आई थिंक दैट मेक्स हर्डल। और सेकंड ये बात है कि बीइंग अ लॉयर वी ऑल नो दैट द एम्प्लॉयर वुड बी पेइंग मोर इन कंपैरिजन टू द एम्प्लॉय, तो शायद कहीं ना कहीं झुकाव एम्प्लॉयर की तरफ रहता है। और थर्ड चीज़ जो होती है कि अगर एम्प्लॉयज़ को कल को कोई लीगल नोटिस आता है तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट या कोर्ट स्टेज तक जाने में उनको काफ़ी ज़्यादा डर और एक फियर का माहौल क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाती। श्वेता, बिफोर joining labor law advisor, you were working from the employer side. क्यों आपको ऐसा लगा कि यार this is not the fight you want to take but you want to fight for the common man? बहुत सिंपल सा आंसर है उसका कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई शुरू करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किसी की हेल्प करनी है जिसकी हेल्प लोग नहीं कर रहे हैं, वो पर्पस वहाँ पे अचीव नहीं हो रहा था। दैट इज़ वाई ये एक चेंज मेरे करियर ट्रेजेक्टरी में आया था। तो अब लेट्स जंप इनटू द बर्निंग क्वेश्चन, क्या बॉन्ड्स लीगल हैं? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती हैं अगर आप देखेंगे तो, और अगर आप जनरल गूगल पर जाके सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉन्ड लीगल है, बहुत सारे लोग कहते हैं बॉन्ड इलीगल है। अगर हम स्ट्रिक्ट टू लीगल सेंस में बात करें तो बॉन्ड इलीगल नहीं है। ये गलतफहमी हमें लोगों से दूर करनी पड़ेगी कि सर अगर बॉन्ड बनाया है तो वो गलत है। नहीं, द बॉन्ड इज प्योरली लीगल बट इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशन एंड कुछ बाउंडेशन। देखिए, आज हमें 3 इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को जानना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी अगर आपको हायर कर रही है, यानी आपका जो एम्प्लॉयर जब आपको हायर करता है और आपके ट्रेनिंग पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता है, तो पहली बात है कि वो बॉन्ड लीगल होगा, ना कि इलीगल। तो सबसे पहली बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आप पे ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस हुआ है। सेकेंडली, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होने के बाद अगर आप जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो आपने बॉन्ड भरा है उस कंडीशन को आप वायलेट करते हैं, यानी इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट, तो ये लीगल कैटेगरी में आएगा। और तीसरा, अगर आपने बॉन्ड को ब्रीच करा है और उससे आपके एम्प्लॉयर को लॉस हुआ है, सो इफ देयर इज इंजरी इन द सेंस इफ देयर इज सम लॉस टू योर एम्प्लॉयर, सो इन दैट सिनेरियो आपका बॉन्ड इफेक्टिव आएगा। अगर ये तीनों बातें आपके एम्प्लॉयर प्रूव कर पाता है तो ही वो बॉन्ड लीगल है। लेकिन अगर इसमें से एक भी बात वो प्रूव नहीं कर पाए तो ये बॉन्ड इलीगल हो जाएगा। और एक और इसमें केवेट आता है, अगर वो बॉन्ड लीगल भी है तो उसका अमाउंट हैज टू बी सम जस्टिफाइड, कुछ एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20-25 हजार की जॉब कर रहे हो और आपसे 10 लाख का कोई बॉन्ड भरा रहे हैं। सो इट हैज टू बी सीन केस टू केस बेसिस। द लॉ इन इंडिया बहुत क्लियरली कहा जाता है कि आप किसी एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने पे पीनलाइज नहीं कर सकते हो, आप उनसे एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन ही क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एक पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो कल को एम्प्लॉयर कोर्ट में जाके उसकी परफॉर्मेंस नहीं एनफोर्स करवा सकता आपसे। जैसा सर ने कहा, अगर वो कंडीशंस वैलिड हैं, अगर वो चेक हो रहे हैं कि कोई स्पेशल बेनिफिट, ट्रेनिंग या कंसेशन पे कंपनी ने खर्चा उठाया है और वो कोर्ट में उसको प्रूव कर पा रहे हैं, तो उस लॉस के लिए कंपनी एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मांग सकती है, लेकिन एम्प्लॉय को पीनलाइज नहीं कर सकती। तो देखो, ये थोड़ा सा लीगल भाषा में हो गया, मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाऊं तो अगर मान लो राम है, वो एक कंपनी में जॉब करने जाता है और वहाँ पे उसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के समय उसको सैलरी भी मिल रही है, मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ, 1.5 लाख रुपये उसे सैलरी मिली, और जो इंस्ट्रक्टर आके उससे सिखा रहे हैं उस पर भी कंपनी ने 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा किया। तो मान लो 2-2.25 लाख रुपये का खर्चा हुआ और उसके अगेंस्ट कंपनी ने बोला कि आप हमारे यहाँ 2 साल काम करोगे, उसके बाद आपका बॉन्ड का कोई पीरियड खत्म हो जाएगा, जो एक रीजनेबल पीरियड लगता है, और बॉन्ड में अमाउंट
अमाउंट भी 2-2.25 लाख रुपए का रखा है, तो ये चीज लीगल है। अब मान लीजिए राम 18 महीने काम करने के बाद जॉब छोड़ता है, तो पूरा कंपनी 2-2.25 लाख रुपए डिमांड नहीं कर सकती, केवल उस प्रपोर्शन में अमाउंट डिमांड कर सकती है जितना उसने ऑलरेडी सर्व कर दिया है। अब मान लीजिए राम की कंपनी ने उसे कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी, उसके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं किया, उसे कहीं इधर उधर भेजा ही नहीं कुछ चीज सीखने के लिए, इस केस में भी अगर बॉन्ड अमाउंट उसके ऊपर है, वो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जैसे श्वेता ने बताया, नमन ने बताया, बॉन्ड आपको पिनलाइज नहीं कर सकता जॉब छोड़ने के लिए। आपको जॉब छोड़ने के लिए कोई भी पिनलाइज नहीं कर सकता। ये फ्री स्टेट है, बॉन्डेड लेबर यहां पर अलाउड नहीं है। आप जिस दिन चाहो जब चाहो जॉब छोड़ सकते हो। हाँ, आपके जॉब छोड़ने से अगर आपके एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी, और वो नुकसान तभी होगा जब उसने आपके ऊपर, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर कुछ खर्चा कर रखा है। एक और जो आर्ग्यूमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयर्स देते हैं कि आपकी हायरिंग के ऊपर हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अनजस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप उस कंपनी में जाते या नहीं जाते, उस कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, हायरिंग डिपार्टमेंट एनीवेज काम कर रहा है। तो ये लॉजिक एक तरह से गलत हो गया। आपकी हायरिंग पे हमने बहुत खर्चा किया और आपके बहुत सारे इंटरव्यू लिए। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने यहाँ पे सर, हायरिंग कॉस्ट के ऊपर। तो इस पे एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, एक कैलाश कुमार केस लॉ में, जिसमें बहुत क्लियरली कोर्ट ने बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या फिर हायरिंग कॉस्ट या फिर वो वैकेंसी अराइज होने से अगर कंपनी का फिर वो भरने के लिए कोई खर्चा होता है, तो इसको एम्प्लॉय से रिइम्बर्स नहीं करवाया जा सकता। तो ये भी क्लैरिफाइड है एज पर लॉ। तो हायरिंग की कॉस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हायरिंग पे बहुत कॉस्ट हुई है। हाँ, जो ट्रेनिंग पे कॉस्ट हुई है, डेफिनेटली वो कंपनसेशन बॉन्ड अमाउंट के थ्रू लिया जा सकता है, लेकिन दैट हैज टू बी जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जीरो खर्चा किया और फिर भी आपसे 2-2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भराया जा रहा है। कई सारी प्राइवेट कंपनीज स्पेशली ये करती है, और जो बॉन्ड की जो प्रैक्टिस है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पहले से, 1960s से, उससे भी पहले से। और कुछ मैं आपको मेरे दोस्तों के उदाहरण देता हूं जिनको बहुत सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, इसीलिए वहां पे बॉन्ड भी है। हाय गाइस, मैं हूं गौरव राखेचा। मैंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल में बीटेक किया था। उसके बाद आई गेव इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम थ्रू यूपीएससी, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने 3rd रैंक सिक्योर की थी 2014 के एग्जाम में। सो आफ्टर दैट आई वेंट टू इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, IRSME सर्विसेज जो IES का पार्ट है, उसमें हमें लगभग 1.5 साल सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाती। अलग अलग जगह पे इंडिया के काफी सारे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं रेलवेज के, जहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग करवाई जाती है हर डिपार्टमेंट की, हर वर्किंग की नॉलेज देने के लिए। ये सेग्रीगेटेड होती है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। बीच बीच में अब बाकी जो 50% है वो होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हर हफ्ते हमें एक नई डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है जो रेलवे की अलग अलग डिपार्टमेंट की वर्किंग से जुड़ा हुआ होता है। तो हर हफ्ते इट वाज अ न्यू चैलेंज फॉर अस, अ न्यू एक्सप्लोरेशन फॉर अस। तो 1.5 साल में हर हफ्ते अलग अलग जगह जाने का मतलब है आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट एवरी मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। और इतना एक्सटेंसिव ओवरव्यू इस 1.5 साल में मिल जाता है कि जब हम जॉब पे जाते हैं तो इट डज नॉट सीम न्यू टू अस, और काफी सारी चीजें काफी जल्दी हम ग्रास्प कर लेते हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव 1.5 ईयर ट्रेनिंग। अब नमन और श्वेता, देखो ये हो सकता है तुम दोनों के इसके कोई एक क्लियर आंसर नहीं हो, दोनों से मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ। नमन, एज पर यू व्हाट इज अ रीजनेबल बॉन्ड टेन्योर? अब ये इसका घुमा फिरा के आंसर दिया जा सकता है कि केस टू केस डिफाइन करता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई केस आए कि उसमें अंदर 5 साल का बॉन्ड पीरियड है, या तो तुम उसे रीजनेबल मानोगे या नहीं मानोगे? किसी भी तरह की भले ही सर्विस हो, IT सर्विस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, कितने टाइम पीरियड का बॉन्ड टेन्योर आपको एक रीजनेबल लगता है? क्योंकि मान लो ट्रेनिंग पे एक X खर्चा हो गया, मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, उसके अगेंस्ट कंपनी आपको 10 साल थोड़ी ना काम करवा सकती है अपने यहाँ पे कि यार 10 साल में मेरी 1 लाख रुपए की रिकवरी होगी। तो ये कैसे डिसाइड होता है? मतलब हम कोर्ट में जाने से पहले भी एटलीस्ट ये खुद को भी समझा सके कि ये रीजनेबल बॉन्ड टेन्योर है। सो ऋषभ, मुझे लगता है कि वेरी फ्रेंकली अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स केस टू केस एंड इंडस्ट्री। लेकिन जहां आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये तो बहुत एक वेग आंसर हो जाएगा कि इंडस्ट्री जाएं या केस टू केस बेसिस पे जाएं, ऐसा मुझे लगता है व्हाट आई पर्सनली थिंक कि 2 से 3 साल का एक पीरियड एक जस्टिफाइड मान सकते हो, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में ट्रेनिंग पे जाओ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 4 लाख खर्चा होना है। इससे ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हो अनलेस अब आप कोई नासा या इसरो जैसे कोई इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, तो बात ही अलग है, या रॉकेट साइंस सीख रहे हो। जनरल वे में अगर आप पे इतना खर्चा नहीं हो रहा है तो वो आपके साल 2 साल या मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स के अंदर वो कवर हो जाता है। और बॉन्ड का मतलब सिर्फ जैसा श्वेता ने बोला, इट इज नॉट with respect to penalize you, it is only with the aim कि आप पे जितना कंपनी ने खर्चा किया है कहीं वो वेस्ट ना चला जाए। तो आपको उसका एम एंड ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है बॉन्ड भरते समय, और वो बॉन्ड का ऑब्जेक्ट यही है कि आपका वेस्टेज ना हो जाए। तो वो वेस्ट ना हो जाए, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है।
सो इन माय पर्सनल ओपिनियन 2 years या मैक्स टू मैक्स 3 years इट कैन बी डन, इससे ज्यादा नहीं। सर हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट कोर्ट्स ने भी ये बोला है कि आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्रोच लेनी चाहिए ऐसे केसेस को हैंडल करते वक्त। अब उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल एक पायलट के केस में अब जेट एयरवेज के अगेंस्ट एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला था कि एक जो पायलट को ट्रेनिंग मिलती है वो एक जेनेरिक ट्रेनिंग होती है जो उस इंडस्ट्री में सारे एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से वहाँ पे 7 साल को बहुत रिस्ट्रिक्टिव माना गया था। बट अगर सेम वे हम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स को देखें तो होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के 60s ऑनवर्ड्स नोटिफिकेशंस हैं। अब उनमें क्या कहा गया है कि अगर मान लो 2-3 साल का अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है उस पर सबसे पहले गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा इनकर करती है। उनकी डेडिकेटेड 6 महीने से 1 साल तक सिर्फ ट्रेनिंग्स होती हैं जब उनसे काम नहीं करवाया जाता, सिर्फ डेप्यूटेशन पे या फिर उसी सेक्टर की कंपनी में ट्रेनिंग हो रही होती है। तो कल को अगर उनको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे में अगर ट्रांसफ़र भी लेना है तो गवर्नमेंट कहती है कि उस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का बचा हुआ टेन्योर आप नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो रीजनेबल टाइम पीरियड को ट्रेनिंग कॉस्ट के मुताबिक ही देखना पड़ता है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा कंपनी खर्चा उठाएगी उतना वो टाइम पीरियड एक्सेप्टेबल हो सकता है। राइट। तो अब एक चीज़ हमने बहुत क्लैरिफाई कर दी है कि बॉन्ड अमाउंट हैज़ टू बी अ कंपनसेशन नॉट अ पनिशमेंट। तो क्या अगर किसी एम्प्लॉय ने बॉन्ड साइन कर रखा है और ये लाखों लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी, वो वीडियो देखेंगे वो घबरा जाएंगे, वो फॉर श्योर ये जानते हैं कि उतना ट्रेनिंग पे कंपनी ने खर्चा ही नहीं किया है, क्या उन्हें ये अमाउंट जब भी जॉब छोड़े तब पे एक्चुअल करना पड़ेगा? अगर नहीं करना चाहें तो लिटिगेशन के अलावा उनके पास कोई रास्ता है क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमने ऑलरेडी अगर किसी के यहाँ बॉन्ड साइन कर रखा है और हम वहाँ जॉब कर रहे हैं और अब ये कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं कोई जागरूक जनता और उनको लगता है कि अरे मेरे साथ जो बॉन्ड भरा है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट का है एंड इट इज नॉट एज अ कंपनसेशन, इट इज एन पनिशमेंट, तो हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉयर के पास क्या क्या रेमेडी है अगर हम उसका बॉन्ड ब्रीच करते हैं। मैक्सिमम व्हाट ही कैन डू, ही कैन डेफिनेटली गो टू द सिविल कोर्ट फॉर द ब्रीच ऑफ दैट बॉन्ड। इसके अलावा वो किसी भी तरह की क्रिमिनल रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते। वो ना आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, वो ना आपके खिलाफ कोई कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट में जाके कोई मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स वो डाल सकते हैं, आपको एक लीगल नोटिस भेज दिया या सिविल कोर्ट के अंदर आपने बॉन्ड का ब्रीच डाल दिया, या आप क्योंकि कमर्शियल कोर्ट्स आ गई है और हर स्टेट का कमर्शियल कोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, तो यहाँ सपोज 5 लाख है और अगर 5 लाख से ऊपर का बॉन्ड हुआ तो वो कमर्शियल कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयर के पास सिर्फ और सिर्फ सिविल रेमेडी है, ना कि क्रिमिनल रेमेडी। अब जब सिविल रेमेडी है तो ये आप मान के चलो कि जब वो सिविल रेमेडी अप्रोच करने जाएगा तो पहले उसको 2 कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी आपके एम्प्लॉयर को। पहला, एक तो उसको जब वो लॉयर एंगेज करेगा तो वो लॉयर उससे अच्छी खासी फीस लेगा, और ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर है, बड़ा नाम है, तो एक वकील भी एक अच्छी खासी फीस लेगा। सेकेंडली, उसको कोर्ट की सिविल रिकवरी की फीस देनी पड़ेगी जो जनरली 4 से 5% होती है। आप सपोज अगर आपका 5 लाख का बॉन्ड है, आप 5 लाख का क्लेम करने जा रहे हो किसी कोर्ट में, तो आप ये मान के चलो 25 से 30 हजार उसको वहां पे कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो पहले बात तो ये 2 हर्डल एक एम्प्लॉयर को पार करने पड़ेंगे। ये मैंने हर्डल की बात इसलिए करी क्योंकि जब एम्प्लॉयर हमारे पास आते हैं तो हम भी उसको एडवाइस करते हैं कि 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर बॉन्ड के लिए तुम जाओगे, इतना तो तुम हम पे खर्चा कर दोगे और कोर्ट की फीस लगा दोगे, तो देयर इज नो पॉइंट। तो इसलिए आधे टाइम तो एम्प्लॉयर अपने बॉन्ड वायलेशन के खिलाफ जाते ही नहीं है अपने एम्प्लॉय के, सिर्फ लीगल नोटिस भेज के बैठ जाते हैं, राइट? यस, वो सिर्फ लीगल नोटिस भेजते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बहुत बात क्लियर कर दूं सारी जागरूक जनता को, 90% एम्प्लॉयर्स लीगल नोटिस ही भेजते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं 90% अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे पास अगर 10 केस आए हैं तो 9 एम्प्लॉयर ने आगे प्रोसीड ही नहीं किया है। वो सिर्फ इसलिए भेजते हैं, जो आज मैं बहुत बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ और मेरे पर्सनल नोट बता रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय को डराने के लिए, और ना सिर्फ उस एम्प्लॉय को बल्कि वो उस लीगल नोटिस की कॉपी लेते हैं, अपने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं और बाकी एम्प्लॉयर्स को धमकाते हैं कि देखो हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, इसलिए अगर आपने भी ऐसा कुछ किया तो हम भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। दैट इज द ओनली मोटो। और आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सपोज तो सिविल केस कर भी देते हैं तो इट विल टेक 4 to 5 years। अगेन इट इज सब्जेक्ट टू योर डिफेंस कि सर मैं तो जो था वो रीजनेबल बॉन्ड नहीं था, इट इज हिट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अगर कोई श्योरिटी नहीं कि एम्प्लॉयर जीतेगा बिकॉज अनरीजनेबल होगा, तो देयर वुड बी गुड चांस कि आप भी केस जीते। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप बॉन्ड को वायलेट भी कर दें
तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। और कोई अगर आपको एम्प्लॉयर धमकाता है कि मैं पुलिस के थ्रू या कोर्ट के थ्रू कुछ क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा, तो आई कैन अश्योर यू देयर कैन नॉट बी सच एक्शन अगेंस्ट यू। अब आप सिविल कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट के अंडर आपके पास 3 साल तक का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ हार्म। अब वो हार्म एम्प्लॉयर्स को उस दिन कॉज हुआ होगा जिस दिन एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 3 साल तक एक के बाद एक नोटिस भेजते हैं, और जब वो 3 साल का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम पे वो एक फिर से कॉल लेते हैं कि क्या हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। तो अब ऐसा भी हो जाता है कि आपने बॉन्ड ब्रीच कर दिया, 2 साल बाद तक आपके पास लीगल नोटिस आ रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड किया जा रहा है बॉन्ड के पेनल्टी के अलावा। तो वो देख के भी एम्प्लॉयज़ कभी कभार घबरा जाते हैं कि 1 लाख की ओरिजिनल बॉन्ड थी या फिर 3 लाख का ओरिजिनल बॉन्ड था और अब वो 3.5-4 लाख हो गया है, इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो उसके वजह से भी कभी कभार एम्प्लॉयज़ डर के पेमेंट कर देते हैं। जैसा श्वेता सेठ की इस तरह के केस में वो बॉन्ड का ये केस हुआ। अब एक अपना एक्सपीरियंस एक बात आपको और ऐड करना चाहूंगा कि जब हमको पता है कि इसे सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी नहीं है, तो अब एम्प्लॉयर थोड़े से और स्मार्ट हो गए। अब उन्होंने क्या बोला कि यार ये इस तरह से सिविल केसेस में जाएंगे तो पता नहीं 5-10 साल लग जाएंगे, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। क्यों ना हम एक काम करते हैं कि इस तरह के बॉन्ड के केसेस को हम थोड़ा क्रिमिनल एंगल देते हैं। वो ये बोलते हैं, अगर आप सपोज आईटी कंपनी में हो, तो आईटी कंपनी में जब आप विदाउट बॉन्ड का जो टाइम पीरियड पूरा करके निकल गए हो और अगर आपने ब्रीच किया है, तो वो एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं जिसमें ये बात लिख देते हैं कि इसने बॉन्ड का भी ब्रीच किया है, प्लस जब ये निकला तो मेरे ऑफिस से सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड जो आईटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी लेके निकल गए। और अगर आप आईटी कंपनी से नहीं हो तो ये बोल देते हैं कि सर हमारे ऑफिस से ये चीजें उठा कर ले गए हैं या फिर लैपटॉप दिया था वो वापस नहीं दिया है। तो उस कारण से क्या होता है, 379 आईपीसी का चोरी का एलिगेशन या फिर आईटी एक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को मेरी एक टिप रहेगी कि जब भी आप कंपनी छोड़ें और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बॉन्ड वायलेशन का मेरे पे कोई नोटिस या केस आने वाला है, तो आप एक ईमेल कंपनी को भेजें कि मेरे पास आपकी कंपनी का कोई भी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं कोई आईटी एक्ट या आईपीसी में कवर्ड हूँ। ये आपका डिफेंस बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर वो कभी एफआईआर कर भी देंगे तो पुलिस आपके इसी ईमेल पे आपके खिलाफ क्लोजर लगा देगी और आपके खिलाफ कोई केस प्रोसीड नहीं करेगी। अब आते हैं, तुमने बात करी कि सिविल रेमेडी ही है। अब इस सिविल रेमेडी को क्रिमिनल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस जो चल रही है, बहुत सारी जागरूक जनता इस पॉइंट से रिलेट करेगी कि उनके साथ भी ये चीज़ हो रही होगी। कंपनी आपसे जैसे ही आप ज्वाइन करते हो कंपनी, और ये ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज में, आईटी कंपनीज में, बिग कंपनीज आर डूइंग दिस प्रैक्टिस कि आपको एक ब्लैंक चेक देना होगा। कई बार वो चेक पे अमाउंट भरवा देते हैं लेकिन उसकी डेट खाली रखते हैं। कई बार पूरा ब्लैंक चेक सिर्फ सिग्नेचर के साथ एम्प्लॉय से ले लेते हैं। जब तक आप ये ब्लैंक चेक नहीं दोगे, आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होगी और आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन के डिग्रीज, मार्कशीट, ये अपने पास रखवा लेते हैं और वो भी तब तक रिटर्न नहीं करते हैं जब तक कि बॉन्ड का अमाउंट नहीं पे कर लिया गया। तो पहले हम बात करते हैं चेक वाली। क्या ये लीगल है कि एज अ सिक्योरिटी आप किसी भी पर्सन से एक ब्लैंक चेक लेके रख सकते हो और अगर उसने आपका बॉन्ड ब्रीच किया या नोटिस पीरियड से पहले या छोड़ दिया आपको, तो वो आप चेक अपसर्ड अमाउंट का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हो? क्या ये लीगल है? ऋषभ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चेक क्या होता है, चेक बाउंस क्या होता है, तब हम पता लगा पाएंगे कि ये लीगल है या इलीगल है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत जगह ये गलत अवधारणा है कि लोग कहते हैं कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, 138 एनआई एक्ट के अंदर आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चेक बाउंस हो जाता है आपके खिलाफ, तो इसका मतलब आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है और 2 साल तक की सजा के साथ साथ उस चेक अमाउंट का दुगने अमाउंट तक का कंपनसेशन आपको देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंपनी ज्वाइन करते समय एक ब्लैंक चेक दिया है और अगर सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने बाद में किसी भी कारण से उसमें 10 लाख का अमाउंट बढ़ दिया है और अगर मैं वो 20 लाख का अमाउंट नहीं चुका पा रहा हूं, तो मुझे 2 साल तक की सजा भी होगी और 20 लाख का अमाउंट भी देना पड़ेगा। सो दैट लेवल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस 138 इट इज। तो सबसे पहले तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हमें जानना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक बात रही कि ये देना या चेक एम्प्लॉय से लेना लीगल है या इलीगल है,
देखिए इलीगल कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप वॉलंटरली दे रहे हैं, इसलिए हमें सारे एम्प्लॉय भैया को ये बतानी पड़ेगी बात कि आपको आज से एक प्लेस लेना होगा कि हम वो कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे जो हमसे ब्लैंक चेक लेती हो, क्योंकि अगर आपने चेक दिया है तो इट वुड बी प्रेज्यूम्ड कि आपने वो चेक दिया है वो लीगली रिकवरेबल डेब्ट के लिए दिया हो। इसके लिए मैं एक पहले प्रोविजन की बात करता हूँ। बाकी सारे इंडिया के जो क्रिमिनल लॉ है वो एक तरफ है, वो ये कहते हैं कि जो केस लेकर आ रहा है कोर्ट में उसको ये प्रूव करना है कि मेरे साथ गलत हुआ है, सो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन देम। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी जो एनआई एक्ट है, चेक के जो लॉ है, वो एकमात्र ऐसा वन ऑफ द लॉ है इंडिया में क्रिमिनल लॉ जहां पे ये प्रेजम्पशन माना जाता है कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो यस अगले ने आपको कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट के लिए चेक दिया होगा। इसका मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई भाषा में बताऊं तो अगर एम्प्लॉयर आपका चेक बाउंस कराने के लिए कोर्ट में जाता भी है तो एम्प्लॉयर को प्रूव नहीं करना है कि आपने चेक दिया, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये मैंने उस चीज के लिए चेक नहीं दिया था। तो देयर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ का रिवर्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले जब आप प्रेजम्पशन को ध्यान रखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ब्लैंक चेक देना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तो है कि आप ब्लैंक चेक मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने दिया तो आप मान के चलो आज नहीं तो कल क्रिमिनल आप पे एक्शन हो सकता है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप बॉन्ड को अगर आप वायलेट करते हैं तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम आप पे कुछ अगर आपका केस कमजोरी भी हुआ, अगर आप हारते भी हैं तो कुछ अमाउंट आपको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर 138 का यानी चेक बाउंस हुआ तो 2 साल तक की सजा है। फिर इसमें वही सारे प्रोविजन आते हैं कि आपको बेल लेनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट लाना पड़ेगा, जमानत मुचल के भरने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे तो वहां पूछते हैं कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल पेंडिंग है, तब आपको यस लिखना पड़ जाएगा। तो एक चेक देने से आप फ्यूचर की सारी अपनी कैरियर पर्सपेक्टिव्स को साफ कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं फॉरेन ट्रैवल करना है या आपको इंडिया छोड़ के कहीं बाहर सपोज दुबई में जाके जॉब करनी है तो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपको बेल दी जाती है उसमें कंडीशन डाली जाती है कि यू विल नॉट लीव द कंट्री विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये कई सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई कभी किसी को ब्लैंक चेक मत देना, क्योंकि ब्लैंक चेक दोगे तो ये तो वही वाली बात है ऋषभ, जैसे शोले में था ना जब वो ठाकुर कहता था कि ये हाथ मुझे दे दो, तो लिटरली एज ए एम्प्लॉय आप उनको हाथ काट के दे रहे हो अपने। ये दिस इज वुड बी द सिनेरियो। वेरी वेल सेड नमन, वेरी वेल सेड नमन। अब देखो ये इंडिया है और इंडिया में एक जॉब के लिए अगर एक जना छोड़ता है तो 10 लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये जो अपना पॉइंट है कि यार नहीं दो, कुछ लोग शायद वो फॉलो कर पाएंगे लेकिन कई सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनको उस समय इतनी डेस्परेटली जॉब की ज़रूरत होती है कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो क्या इसके कुछ वर्क अराउंड है क्या कि मैं गलत चेक पे गलत साइन करके दे दूँ, या फिर मैं जाके ब्रांच में जाके चेक कैंसिल करा दूं, या अकाउंट बंद करा दूं बैंक में जाके एक बार चेक देने के बाद, या फिर मेल कर दे कंपनी को, मेल कर दे या बैंक में लेटर दे दें कि ये पर्टिकुलर चेक मैंने एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है, कृपया इसको आप इन कैश ना करें। ये मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि देयर विल बी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो ऑलरेडी दे चुके हैं एंड बहुत सारे लोग जो अभी सिचुएशन में कि देना पड़ रहा है, भाई क्या करें। तो उनके लिए इनमें से चारों जुगाड़ में से कोई एक जुगाड़ चला सकते हैं क्या? देखिए तो अगेन इसके लिए मैं 3 स्टेप की बात करूंगा। पहला स्टेप जो भी हमने डिस्कस किया कि नेवर एवर गिव अ चेक। अब हम आते हैं कि सेकंड स्टेप, सपोज आप चेक दे ही दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मजबूरी में एक के पीछे 10 खड़े हैं, तो क्या करें। आप एक काम कर सकते हैं, जब आप चेक देने की बात आए तो आप एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जहां पे मैं लिख के देता हूं कि अगर मैं इस तरीके से अगर छोड़ता हूं तो आप मेरे पे ये एक्शन ले सकते हो और इतना का ब्रीच लगा सकते हो। सो इन ऑल्टरनेट ऑफ गिविंग चेक यू कैन साइन एन एग्रीमेंट विद योर एम्प्लॉयर। तो शायद आपका एम्प्लॉयर मान जाए। इससे आपको ये बेनिफिट ये होगा कि अगर आप उस एग्रीमेंट को ब्रीच भी करते हो तो अगेन देयर वुड बी ओनली सिविल रेमेडी नॉट द क्रिमिनल रेमेडी, और आप चेक बाउंस के केस से बच जाओगे। लेकिन अब उसके बाद भी आपका एम्प्लॉयर तो भैया फोर्स करने बैठ गया कि भाई मुझे तो चेक चाहिए आपका, या फिर ये पॉइंट उन जागरूक जनता के लिए जिन्होंने कई मजबूरीवश अपना चेक दे दिया है, आप एक काम करें, तुरंत प्रभाव से एक कंपनी को ईमेल लिखें कि जब मैं ज्वाइनिंग कर रहा था तो आपने मुझसे ब्लैंक चेक मांगा था, उस ब्लैंक चेक मैंने आपको इस जो भी मेरी बैंक है उसका ये चेक नंबर मैंने आपको ब्लैंक चेक दिया है और ये कोई भी रीजनेबल डेब्ट नहीं है। अगर आप इसका मिसयूज करते हो तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। और उस ईमेल की आप एक कॉपी अपने नजदीकी पुलिस थाने के ईमेल पे डाल के रखिए, या फिर उसका प्रिंट आउट लीजिए, अपने नजदीकी पुलिस थाने को स्पीड पोस्ट भेज के रखिए और उसकी रिसिप्ट को संभाल के रखिए। देखिए आपको स्पीड पोस्ट पे कोई पुलिस वाला काम नहीं करने वाला, लेकिन इट वुड बी ट्रीट एज एन रिकॉर्ड इन फ्यूचर। अगर वो कोई आप पे क्रिमिनल केस डालता है 138 का, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट
482 एफआईआर क्वेश्चन के अंदर या कंप्लेंट क्वेश्चन के अंदर कि सर देखिए मैंने ये जो चेक किया था वो मैंने मजबूरीवश दिया था, इट वाज नॉट एज अ लीगली रिकवरेबल डेब्ट, और जिसकी मैंने कॉपी एक एसएचओ को भी दे रखी है और मैंने इनको ईमेल भी कर रखा है। सो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। इसलिए जिन जागरूक जनता ने अगर कोई ऐसा चेक दे दिया है तो सबसे पहले तो एक आप उनको नोटिस भेज दें अपनी कंपनी को कि सर ये आप इसको लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं किया, आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते। दूसरा, आप इसको अपने नजदीकी थाने में एक कॉपी भेज दें, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। और एक सवाल आपने बोला कि अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, अकाउंट क्लोज करा दें, सिग्नेचर डिफरेंट करा दें, तो ऋषभ मैं आपके माध्यम से आज एक बात क्लियर करना चाहूंगा एम्प्लॉय को, ये सारी बातें 138 में कवर्ड होती है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है यानी इनसफिशिएंट अमाउंट जो रिटर्न मेमो में लिखा आता है वो भी 138 में कवर्ड है। अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करा देते हो तो रिटर्न मेमो में लिखा आता है अकाउंट क्लोज्ड, वो भी 138 में कवर्ड है। तीसरा, अगर आपके सिग्नेचर में डिफरेंस कुछ आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ऐसे एम्प्लॉय सोचते हैं कि अरे काम करते हैं थोड़ा सिग्नेचर डिफरेंट कर देते हैं, अगर सिग्नेचर डिफरेंट है तो भी 138 में कवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी डाइकेम नाम के 2012 में इस जजमेंट में इस पोजीशन को क्लियर कर दिया है कि अगर आप मिसमैच करने की कोशिश करते हैं साइन को तो भी आप 138 में कवर्ड है। यहाँ मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा मेरी जागरूक जनता को कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साइन डिफरेंट करके दे दूं, तो जैसा मैंने आपको बोला 138 में आप कवर्ड होंगे, उससे बड़ा आप ऑफेंस कर दोगे वो है फॉर्जरी का। देखिए 138 तो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस तो नहीं आएगी अरेस्ट करने, लेकिन आप पे सिर्फ केस चलेगा। अगर आपने सिग्नेचर डिफरेंट करने की कोशिश करी और कोई फॉर्जरी करने की कोशिश करी तो देन इन दैट केस सेक्शन 420, 467, 468 और 471 ऑफ आईपीसी एक्ट होगा। पुलिस में जाके वहां एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसमें इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए नेवर एवर ट्राई टू डिफर योर सिग्नेचर ऑन द चेक, कभी ना करें। इससे बढ़िया है जो मैंने आपको बताया, ईमेल भेजकर उनको बोलें कि आप इस चेक का मिसयूज नहीं करेंगे और एक थाने में इसकी कॉपी भेज दें। इससे पहले कि अपन बात करें कि चेक बाउंस हो ही गया है और अब क्या क्या एम्प्लॉयर करेगा, क्या नोटिस भेजेगा वगैरह, उससे पहले एक और चीज़ अपन कर लेते हैं। जब हमने ये पोस्ट डाला था तो उसमें नीचे कुछ लोगों ने, शायद वो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने लिखा था कि ये वैसे लीगल नहीं है ये प्रैक्टिस। कई सारे एम्प्लॉयर्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपके कॉलेज की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल अपने पास रखवा लेते हैं और वो देते ही नहीं है। क्या ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेना लीगल है? और जब आप उसको नोटिस या किसी पीरियड के बाद वो जब तक नहीं दे रहे हैं वापस ये सर्टिफिकेट, जब तक कि वो पूरा अपना अमाउंट क्लियर नहीं कर रहा। देखिए जहां तक बात रही लीगलिटी की, ये सब इसका कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं होता कि क्या लीगल है इलीगल है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू ट्रीट इट और हाउ डू यू कन्वर्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ना अपना नेगेटिव साइड लेके चलता हूँ, थोड़ा एम्प्लॉयर की तरफ से सोचता हूँ। अगर एक एम्प्लॉयर को नोटिस आता है कि सर आपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख रखा है, दैट इज इलीगल, आई वुड से इट इज नॉट इलीगल, मैंने तो सिर्फ उसके वेरिफिकेशन के लिए रख रखा है और मैं उसको कभी भी दे दूंगा। तो इसलिए लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है, ये कंटेक्स्ट में देखा जाना होता है। तो जहां तक बात रही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने की, वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट फिट्स बाय सेक्शन 27 व्हिच सेज कि आप इस तरीके से किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप उसके वहीं काम करोगे। यस, दे कैन टेक योर सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन। इसलिए जब भी आप उनको हैंडओवर करें तो उनको एक ईमेल डाल दें या उनसे रिसिप्ट ले लें कि मैं जो भी आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो ओनली वेरिफिकेशन के लिए है, एंड दैट हैज टू बी रिटन विद इन 3 days या 4 days या मैक्स टू मैक्स 7 days। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको इमीडिएटली एक लीगल नोटिस भेज देना चाहिए एम्प्लॉयर को कि मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास है जो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। देयर आर वेरियस जजमेंट्स, श्वेता विल कंफर्म विद दैट, कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली कहते आई है कि अगर आपके सर्टिफिकेट्स अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो जस्ट टू ऐड अ पॉइंट हियर, अक्सर क्या होता है कि जब प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स की हम बात करते हैं तो हम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लॉ को भी रेफर करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ही कम स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लॉ क्लियरली बोलता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय के रिटर्न करने पड़ेंगे, और केरला इज़ वन सच एग्जाम्पल। लेकिन बाकी स्टेट्स में जब ये पॉइंट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लॉ के अंडर साइलेंट है तो हमें देखना पड़ता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करे जाएंगे, देन एम्प्लॉय के पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी है ये वापस क्लेम करने के लिए। अल्टीमेटली कोर्ट्स ने ये बोला है ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के केसेस में कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर
ये सब इशू नहीं कर रहा है, तो आपकी राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही है। एंड इसके बेसिस पे यू कैन ट्राई कि आप उन्हें नोटिस भेजो या कम्युनिकेशन भेजो और अपने डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस लेने की कोशिश करें। ऑन एडिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, यहाँ पे सेम, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर भी अड़ जाइए कि सर मैं आपको सेल्फ सर्टिफाइड सिग्नेचर करके दे रहा हूँ कि मेरा खुद का डॉक्यूमेंट है। जब बैंक में, इवन पासपोर्ट ऑफिस, हर जगह वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है जो आपका साइंड है, फोटोकॉपी, तो आप मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो? इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बाद में आपको ही परेशानी होगी उसमें। आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहीं दे रखे हैं और जब आपको नेक्स्ट जॉब में वेरिफिकेशन में कहीं भी चाहिए होंगे वो दिखाने के लिए, सिर्फ देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, तो दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं, मान लो ये जो चेक है वो एम्प्लॉयर ने लगाया और वो चेक हो गया बाउंस, ठीक है, इसका एसएमएस आ भी गया एम्प्लॉय के पास भी कि आपका भैया एक चेक लगाया था वो इतने लाख रुपए का बाउंस हो गया, एम्प्लॉयर को भी पता चल गया बाउंस हो गया चेक। नमन, मैं पूछता हूँ एम्प्लॉयर साइड से क्या क्या होता है, कितने लीगल नोटिस भेजे जाते हैं, फिर क्या एफआईआर होती है, क्या फिर उसके बाद कोर्ट में केस होता है, अल्टीमेटली कोर्ट के डिसीजन या पनिशमेंट तक के स्टेप्स क्या क्या रहते हैं? ठीक है, देखिए अब सपोज आपके एक मोबाइल पे मैसेज आता है कि सर आपका जो है वो चेक बाउंस हो गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयर साइड से, क्योंकि हमें ये भी पक्ष जानना जरूरी है कि सपोज अगर हमारा चेक बाउंस हो गया है तो हमारे सामने वाला क्या क्या एक्शन ले सकता है, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो बैंक में जाके आपका चेक डालेगा, वो जब जैसे ही बाउंस होगा उसका वो चेक रिटर्न मेमो मिलता है उसको बैंक से, वो चेक का रिटर्न मेमो लेगा और सबसे पहले वो अपने वकील के पास जाकर आपको 138 का नोटिस भिजवाएगा। एक बात बहुत क्लियर है एज पर दी सेक्शन 138 कि सपोज अगर आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस का केस करना है तो पहले नोटिस भेजना मैंडेटरी है। अगर नोटिस नहीं भेजा है तो 138 का केस इज नॉट मेंटेनेबल। तो सबसे पहले तो हमें वैलिडिटी को जानना जरूरी है कि कोई भी चेक 3 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 जनवरी 2022 का चेक दे रहे हो तो उसके पास सिर्फ मार्च तक का टाइम है, मार्च 2022 तक का, कि वो आपके खिलाफ उसको बाउंस करवा सकता है, क्योंकि चेक इज नॉट वैलिड आफ्टर 3 मंथ्स। पहली वैलिडिटी तो ये हो गई। उसके बाद जब बैंक उसको रिटर्न मेमो देता है, यानी जिस दिन चेक बाउंस होता है उसके 30 डेज के अंदर एम्प्लॉयर को लीगल नोटिस भेजना होगा। जी हाँ, अगर सपोज आपका 1 जनवरी 2022 को अगर आपका चेक बाउंस होता है, यानी एम्प्लॉयर के पास 1 जनवरी 2022 को बैंक का रिटर्न मेमो आता है, तो उसको 30 जनवरी 2022 तक ही एम्प्लॉय को नोटिस भेजना पड़ेगा। उसके बाद वो नोटिस भेजेगा तो अगेन 138 वुड नॉट बी अफेक्टेड। और जब वो 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजता है चेक बाउंस का, तो उस चेक बाउंस के नोटिस में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एम्प्लॉय के पास 15 दिन का समय है उस नोटिस का रिप्लाई करने का। सो एज पर द लॉ 15 days हैज टू बी मेंशन्ड स्पेसिफिकली। और अगर हम उसका रिप्लाई देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो भी एक अलग बात है। बट मैं यहाँ सबको रिक्वेस्ट करूंगा एम्प्लॉय भाइयों को कि हमेशा चेक बाउंस नोटिस का रिप्लाई करें ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग बने ड्यूरिंग द ट्रायल। अब आपने रिप्लाई भी दे दिया, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम इस बात को मानेंगे नहीं कि चेक बाउंस हुआ है, तो अल्टीमेटली वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके केस डालेगा। उसको 1 महीने के अंदर आपके जो नोटिस का रिप्लाई आया है या जो नोटिस का टाइम पीरियड जहां खत्म हो रहा है, उससे 1 महीने के अंदर उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस डालना होगा। अब हम सबसे क्या इंपॉर्टेंट बात करते हैं जुरिडिक्शन की। अब एक और आजकल चीज होती है ऋषभ कि आपने जैसे जुरिडिक्शन की बात करें कि 138 के केस कहाँ डलते हैं, तो बेसिकली वहीं डलते हैं जहां पे जो चेक पर्सन डाल रहा है, यानी जो कंप्लेनेंट है उसका मेन अकाउंट है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जयपुर में काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय ऋषभ, और आपके एम्प्लॉयर का कोई एक बैंक अकाउंट है जो केरल में है और वो मेन बैंक अकाउंट है जहां से उसने ओपन किया था, जहां से वो ऑपरेट करता है, तो अगर वो वहां जाके चेक लगाता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका केरल का जुरिडिक्शन बनेगा और वो आपको केरल के कोर्ट तक घसीट लेगा। इसलिए आजकल काफी चेक बाउंस केसेस में दिक्कत है, बिकॉज जुरिडिक्शन ये कहता है कि जहां आपका मेन बैंक का अकाउंट है। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयर है उसका बैंक अकाउंट कहाँ है। वैसे तो देखिए ये बहुत ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि लोग इतना तो नहीं करते हैं कि एक्स जगह जाके वाई जगह का चेक लगाएं, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी वेरी अवेयर, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट आल्सो। और एक और आजकल एक अच्छी बात हुई है एनआई एक्ट के अंदर कि 143A का एक नया प्रोविजन आ गया है जो कहता है इंटरिम कंपनसेशन हैज टू बी गिवन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर चेक लगाते हो, अगर आपको लगता है कि आपका चेक बाउंस हुआ है और उसके बाद आप चेक की कंप्लेंट लगाते हो 138 की,
तो 143A के अकॉर्डिंग आपको 20% एज इंटर्न कंपनसेशन भी कोर्ट दिलाएगी। तो जहां तक अब जैसे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो समन इश्यू होते हैं, उसके बाद आपको आके बेल यानी जमानत करवानी पड़ती है, यानी मुचल के भरने पड़ते हैं, और साथ साथ जब प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ट्रायल होती है जिसमें आपको एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सारे अपने तथ्यों और गवाहों को रखते हैं और फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं। फिर कोर्ट अल्टीमेटली 138 का डिसाइड करती है, और जैसे ही 138 का डिसाइड करती है तो उसमें अगर ये पाया जाता है कि आपका जो चेक था वो बाउंस हुआ है, तो एम्प्लॉयर को दुगना पैसा दिलाया जाता है उस चेक के अमाउंट का, और आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। और इसमें एक और अमेंडमेंट अब आ गया है, अगर आप सोचें कि मैं उसकी अपील कर दूं हायर कोर्ट में जाके, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट से आप जाते हैं सेशन कोर्ट में अपील करने, उसमें भी एक अमेंडमेंट आ गया है। वो ये कहता है 148A आ गया है, वो ये कहता है कि अगर आपको अपील करनी है तो पहले नीचे की कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका 20% जमा करा के आओ ट्रायल कोर्ट में, फिर हम आपकी अपील एडमिट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लीगल की ध्यान रखनी पड़ेगी इन केसेस ऑफ चेक बाउंस। क्या ऐसा कुछ चिंदी आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है क्या कि नोटिस मिला ही नहीं मुझे, इस तरह की कोई चीज? चिंदी आर्गुमेंट चलते थे पहले, अब जमाना चेंज हो गया, व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रही है अगर व्हाट्सएप पे ब्लू टिक दिख गया तो इसका मतलब नोटिस हैज बीन सर्व्ड। और आप ये सोचे ना कि मैं नोटिस लेने से मना कर दूं, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड कि नोटिस आपको मिल गया है। तो अब वो जमाने काफी चेंज हो गए, ईमेल पे भी बैच की नोटिस की अब तामील मान ली जाती है आजकल। तो ठीक है, अब ये तो चेक बाउंस वाला हो गया। अब इससे एक स्टेप पीछे वापस जाएं, अगर सिर्फ बॉन्ड रिकवरी के लिए आपके पास, तो बॉन्ड रिकवरी के केस में एक बार ऐसे ही क्विकली बस प्रोसेस बता दो कि कितने बार नोटिस भेजा जाता है, उसका रिप्लाई देना मैंडेटरी है कि नहीं, और उसमें क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जहां तक बॉन्ड का मामला है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो सिविल मामले हैं, तो उसमें हमें इतना वरीड होना नहीं है। सिविल मामले में भी अगर वो चाहें तो नोटिस भेज सकते हैं, नहीं चाहें तो नोटिस नहीं भी भेजेंगे, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है सिविल केसेस में कि आपको नोटिस भेजना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर हम एम्प्लॉयर के माइंडसेट से खेलें तो वो नोटिस भेज के डराना चाहते हैं तो नोटिस भेजेंगे आपको। नोटिस का अगर आप रिप्लाई करें तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको रिप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, या अगर उनका सपोज जो थ्रेशोल्ड है जो वहां की कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो वो वहां की कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे। कमर्शियल कोर्ट में जाके आपके खिलाफ एक सिविल रिकवरी का दावा डालेंगे या ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट डालेंगे। इट डिपेंड्स कि वो उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। सिविल केसेस में बेसिकली पहले कोर्ट से आपके खिलाफ एक नोटिस जारी होता है, समन जारी होता है जिसको बोलते हैं, उसमें आपको आके अपनी हाजिरी देनी पड़ती है, यानी आपको अपनी अपीयरेंस देनी पड़ती है। कोर्ट उसके बेसिस पे जो भी एक एम्प्लॉयर एक सिविल सूट डालता है, उस सिविल सूट के बेसिस पे इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यूज फ्रेम इन द सेंस वो डिसाइड करती है कि हमें किन किन मुद्दों पे यहाँ पे बात करनी है। उसके बाद आप दोनों पक्षों से अपने सारे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कराया जाता है, और उसके बाद एक फाइनल आर्गुमेंट होता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या आपको कोई अमाउंट अपने एम्प्लॉयर को देना है या नहीं देना है, और उसका जो भी अमाउंट होता है वो आपको देने को बाध्य किया जाता है, विद इंटरेस्ट दिया जाता है, और कोर्ट फीस भी आपसे दिलाई जाती है। तो सिविल में रिकवरी काफी हद तक हाई हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड। बट अगर सिविल कोई केस चल रहा है तो क्या वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट या बाहर फॉरेन जाने या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को इफेक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ चेक मत दो, बाकी जो एग्रीमेंट साइन करना है कर लो, बाद में देखा जाएगा। वैसे तो ये अगेन इट इज नॉट अ करेक्ट एडवाइस कि जो एग्रीमेंट साइन करना है कर लो, बट अगर इतना जैसा कि आपने बोला ना कि अगर गले में आई गई है हमारे, तो क्या करें? तो फिर एग्रीमेंट साइन करके रख लो, मैक्सिमम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं होना उससे ज्यादा। सिविल कोर्टों में मामले चलते रहेंगे, आपके वकील साहब संभाल लेंगे। आप फॉरेन जाओ, गवर्नमेंट जॉब जाओ, लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जागरूक जनता, अब क्या करना है? अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो आप 3 चीजें करिए। सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में कुछ लिखें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। साथ में अगर आप जानते हैं आपके किसी मित्र, किसी रिलेटिव ने बॉन्ड साइन किया है या फिर इस सिचुएशन में फंस रहे हैं या जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। दूसरा, अगर इस केस में कानून एम्प्लॉइज का साथ नहीं दे रहा है तो आप एक दूसरे का साथ तो जरूर दे सकते हैं। यानी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन मत करिए जहां पर absurd अमाउंट का, बहुत बड़े अमाउंट का बॉन्ड आपसे भरवाया जा रहा है या फिर आपसे ब्लैंक चेक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है। इनफैक्ट
उन कंपनीज को सोशल मीडिया पर एक्सपोज भी करिए विथ हैशटैग जागरूक जनता, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई इस हैशटैग को सर्च करे उन सारी कंपनीज का काला चिट्ठा उस व्यक्ति को पता चल जाए। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी अपना ब्लैंक चेक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट करा चुके हैं या बॉन्ड साइन कर चुके हैं तो इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करिए। एंड लास्टली, अगर आप उससे भी एडवांस सिचुएशन में हैं, यानी ऑलरेडी आपने रिजाइन कर दिया है, आपके पास लीगल नोटिस आने लगे हैं, एम्प्लॉयर की धमकी आ रही है, उस केस में हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर पाएं। आपको विजिट करना है consult.lla.in, लेकिन हमारी छोटी टीम है, कम बैंडविड्थ है, महीने के सिर्फ 25 से 30 केसेस को ही हम कंसल्ट कर पाएंगे अभी की सिचुएशन में। और हमारा ये एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेशन कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट है। इनफैक्ट हम लॉस में जाकर भी कंसल्ट करते हैं, बहुत सारा समय देते हैं। छोटी सी कंसल्टेशन फीस इसलिए चार्ज करते हैं ताकि हमारे पास केवल जेन्युइन केसेस आए और हम उनकी पूरी जी जान लगाकर मदद कर पाए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लेट्स डिस्कस देयर। जय हिंद।